पाकिस्तान से फरार 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों को वापस ना लाया जा सका। सिटी 41 ने इश्तिहारियों की तफसीलात और तस्वीर हासिल कर ली। इश्तिहारियों में फैसलाबाद डिवीजन के 12 मफरूज शूटर्स भी शामिल हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान से फरार 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों को वापस ना लाया जा सका। सिटी 41 ने इश्तिहारियों की तफसीलात और तस्वीर हासिल कर ली। इश्तिहारियों में फैसलाबाद डिवीजन के 12 मफरूज शूटर्स भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से फरार 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों को वापस ना लाया जा सका। इसी पर बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से फरार होने वाले 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों को ताहाल वापस न लाया जा सका। सिटी 41 ने खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। 160 खतरनाक शूटर में से फैसलाबाद डिवीजन में से 12 मफरूज शामिल हैं जो ताहाल बैरून मुल्क मफरूज हैं। इसी हवाले से ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस ने भी 181 इश्तिहारियों की फहरिस्त मुरतब कर ली हैं और सूबाई और वफाकी महकमा दाखिला के जरिए इंटरपोल को तफसीलात फराहम कर दी गई हैं और जो है महकमा दाखिला जो है वो इंटरपोल को तफसीलात फराहम कर दी गई हैं, जिसमें फैसलाबाद के जो है वो 12 मफरूज शामिल हैं जो पंजाब पुलिस की जानब से जो है फहरिस्त मरतब कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान से फरार होने वाले 160 खतरनाक शूटर्स और इश्तिहारियों को ताहाल वापसी के हवाले से जो है वो महकमा दाखिला जो है वो इक़दाम करेगा। इंटरपोल को तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, ट्रैफिक चालानों में घपले रोकने के लिए अहम इकदाम। मैनुअल चालान बुक खत्म कर दी गई, ई चालान बुक जारी। नई चालान बुक पर PSID कोड ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होगा। चालान बुक के साथ मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का कोड भी दर्ज होगा। कोड के साथ 4 खाली खानों में जुर्माने की रकम दर्ज होगी। चालान बुक पर चालानिंग अफसर के दस्तखत भी होंगे। पुरानी बुक की निस्बत ई चालान बुक के सफ़हात कम कर दिए गए। आपको बताएं, ट्रैफिक चालानों में घपले रोकने के लिए अहम इकदाम। मैनुअल चालान बुक खत्म, ई चालान बुक जारी कर दी गई। नई चालान बुक पर PSID कोड ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होगा। चालान बुक के साथ मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का कोड भी दर्ज होगा। कोड के साथ 4 खाली खानों में जुर्माने की रकम दर्ज होगी। चालान बुक पर चालानिंग अफसर के दस्तखत भी मौजूद होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक अहम इक़दाम उठाया गया है और लाहौर पंजाब भर के तमाम अजला में मैनुअल बुक ख़त्म करके ई चालान बुक जारी की गई है, जिसमें PSID कोड होगा जो ऑनलाइन सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। जो ही चालान कटेगा तो फौरी तौर पर सिस्टम में इसका अंदराज हो जाएगा। इसमें मुतलका ज़िले का कोड भी मौजूद होगा, मुतलका अथॉरिटी का नंबर भी मौजूद होगा। तो DIG ट्रैफिक शारा कमाल का कहना है कि जो ही चालान की अदायगी होगी, मुतलका जो ट्रैफिक वार्डन होगा उसको मैसेज चला जाएगा और उसके बाद 10 रोज के अंदर अंदर मुतलका सेक्टर से शहरी अपना जो कागजात हैं वसूल कर सकते हैं। इसके बाद अदालत में भेज दिए जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद ये है कि चूंकि बहुत सारे ऐसे मामला सामने आते थे कि ट्रैफिक वार्डन की जानब से जाली बुक्स बना के चालान किए जाते थे और पैसे जो थे जुर्माने की मद में अपनी जेब में डाले जाते थे। अली साही, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं, बगैर मंजूरी के एडजस्टमेंट करवाने वाले टैक्स केसेस का ऑडिट होगा। साल 2021 के एडजस्टमेंट केसेस की छानबीन की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि तमाम केसेस की तहकीकात और क्लियरेंस मिलने के बाद ही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं, बगैर मंजूरी के एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले केसेस का ऑडिट होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उमैर अजमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे वो तमाम टैक्स दहिंदगान जिनकी जानिब से अपने टैक्स एडजस्टमेंट बगैर मंजूरी को उन लोगों की जानिब से की गई है, तो FBR ने उन तमाम केसेस के ऑडिट का फैसला किया है। इस हवाले से ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जिन्होंने माली साल 2019-20 और फिर 20-21 के दौरान अपनी एडजस्टमेंट जो थी वो बगैर मंजूरी के की, तो FBR ने फैसला किया है कि उनका ऑडिट किया जाएगा और इस हवाले से FBR छानबीन करेगा कि इन अफराद के इतने जो रिफंड थे या इनकी एडजस्टमेंट थी वो बनती थी, कानून के मुताबिक एडजस्टमेंट की गई या फिर इसमें कानून से तजावुज़ किया गया है। तो इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से इन गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान अपने टैक्सेस की एडजस्टमेंट बगैर मंजूरी के की गई थी, तो FBR अब उनका ऑडिट करेगा और ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जिनकी जानिब से
बगैर उतनी रकूम के एडजस्टमेंट की गई होगी तो उनकी एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। असमत, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा न हो सका। इकलौती ट्रेन से मुसाफिरों समेत ताजिरों को मसाइल का सामना। इजाफा न होना हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का वजीर रेलवे से ट्रेनों की तादाद में इजाफे का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन चिन्योट पर और यहाँ पर ट्रेनों की कमी है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मुसाफिर जो है आम बसों में सवारी करने के लिए शदीद परेशान है, जबकि सस्ती सवारी ट्रेन की तादाद में भी इंतहाई कमी है। एक स्टॉप यहाँ पर होने की वजह से मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है। वजह बताइए कि एक तरफ पेट्रोल बढ़ गया है, दूसरी जानब ट्रेनों की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मुसाफिरों को शदीद परेशानी है। क्या मुतालबा करते हैं? भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम है जो परेशान है, मुश्किलात का बाइस बनी हुई है, और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। ये ना अहल गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या करेगी ये आवाम के साथ। और हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि यार ट्रेनें वगैरह टाइम पे इधर आएँ या फिर पेट्रोल सस्ता किया जाए। बिल्कुल, जो मुसाफिर है उनका यही मुतालबा सामने आ रहा है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जाए और स्टाफ में भी इजाफा किया जाए, ताकि मुसाफिरों को, ताजरों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। स्टाफ की तादाद में इजाफा किया जाए। अब्दुल कदीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर बराए कॉमर्स मियां असलम इकबाल की फेडमिग मरकजी दफ्तर में खुली कचहरी। कारोबारी हजरात ने अपने प्लॉट से मुतल्लिका मसाइल पेश किए। आपको बताएं, सूबाई वजीर बराए कॉमर्स मियां असलम इकबाल की फेडमिग मरकजी दफ्तर में खुली कचहरी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी से, जहां पर इस वक्त ओपन कोर्ट खुली कचहरी जो है वो लगाई गई है मियां असलम इकबाल की जानिब से, जो कि सूबाई वजीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। और इस वक्त सनतकारों के, सरमायाकारों के, जिन्होंने प्लॉट्स यहाँ पे ख़रीदारी की हुई और अपनी प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उनके मसाइल जो है उनको एड्रेस किया जा रहा है। मियां असलम इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, बताइएगा कि जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं जो सरमायाकारों को, और किस तरीके से उसको हल किया जा रहा है। प्लॉट कैंसिलेशन के हवाले से आजकल जो एक वो किन कंडीशंस के ऊपर कैंसिल किया जाए और रिस्टोर किन कंडीशंस के ऊपर किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पर जो खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि फिडमिक इंडस्ट्री स्टेट के अंदर जिन दोस्तों ने अरसा दराज से प्लाट लिए हुए हैं, इंडस्ट्रिस्ट ने लिए हुए और वो कॉलोनाइजेशन नहीं कर रहे, और उस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि काफ़ियों के प्लाट हमने कैंसिल किए हैं। थोड़ी सी प्रोग्रेस मैं आपको बता दूं कि 2005 में ये इंडस्ट्री स्टेट बनी थी और 2018 तक इस इंडस्ट्री स्टेट के अंदर सिर्फ 20 फैक्ट्रियाँ लगी थी। 2018 से लेकर 3.5 साल के अंदर यहाँ पर 250 यूनिट छोटा और बड़ा लगा। छोटा तो खैर इधर इंडस्ट्री यूनिट कोई नहीं होता, मीन सारे बड़े यूनिट लगे हैं, जो 1 एकड़ 2 एकड़ से बड़े यूनिट है। 250 फैक्ट्रियाँ, 250 फैक्ट्रियों में से 150 फैक्ट्री जो है वो इन प्रोडक्शन है, 50 के करीब जो हैं वो अबाउट टू कम्प्लीशन है, बाकी उनका जो दूसरी हैं उनका वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई की गवर्नमेंट की कि फिडमिक के अंदर पिछले 3.5 सालों में 250 फैक्ट्री लगी है, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 माह के अंदर अंदर कोई 50 से 60 यूनिट जो बड़े हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री स्टेट के अंदर हमारा इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमने ज़्यादा इधर की है, सो डैट के हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर्स बाहर जाते हैं उनको रोका जाए और यहाँ पर लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ से चीज़ें ना सिर्फ जो हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करें, बल्कि यहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। इसकी कंडीशन जो है वो सिर्फ क्लोनलाइज करने से ही आप दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगी, किसी टाइम फ्रेम के अंदर स्टार्ट करना होगी, ये भी कंडीशंस होंगी? देखें, ये डिपेंड करता है हर बंदे की इंडस्ट्री के हवाले से, डिपेंड करता है कि उसकी इंडस्ट्री किस तरह की है। किसी की कंस्ट्रक्शन होनी है, मशीनरी बाइट से आनी है, वो भी एक अलग है कि उसने कितने अरसे में उसकी मशीनरी आएगी। दूसरी ये है कईयों ने लोकल शुरू करना है तो उनकी कंडीशन क्या होगी, उसके लिए अलग होगा। सो हमने इसको इन्हें नहीं कि जितने भी प्लॉट M3 के अंदर हैं
ان کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ پراپر جو فیکٹری کا سیٹ اپ ہے وہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں, اس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. ہمارا قطعاً مقصد نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ ہم نے کوئی پلاٹ کسی کا کینسل کر کے تو ہمیں کوئی اس کی تسکین ہونی ہے. ہم چاہتے ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں, کسی نے 2014 کا بھی دیکھ رہا ہوں, 15 کا بھی دیکھ رہا ہوں, سارے دیکھ رہا ہوں, وہ پڑے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے. اگر کوئی جینون کسی کی پرابلم کوئی اپنی بیان کر رہا ہے کہ لیٹس سے وہ سائٹ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, وہاں پر پوزیشن پراپرلی نہیں کسی کو مل سکا ڈیو ٹو سم ریزنز جو ایکوزیشن کے دوران آ جاتے ہیں, تو وہ تو اس کی بات سمجھی جا سکتی ہے, سنی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے ادروائز ڈیولپ ایریا کے اندر پلاٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ جو تو وہاں پر تو اس کو کوئی رعایت نہیں مل سکتی, اس کا پلاٹ کینسل ہی ہوئے گا اور وہ کسی اور کو ملے گا. ون لاسٹ کوشچن, جو پرائس انکریز کے حوالے سے اطلاعات ہم سن رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ صداقت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. پلائٹ انکریز کی ہیں, انکریز کی ہے سر. پلاٹ کی پرائس انکریز کی ہے ڈیفینیٹلی. ہم نے 2 ماڈل بنائے ہیں, ایک سیل ماڈل بنایا ہے اور ایک لیز ماڈل بنایا ہے. جو لیز ماڈل ہے, حکومت کی یہ پالیسی بنی ہے کہ ہم جو باہر سے دوست آ رہے ہیں, جو فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو ڈفرینٹ کنٹری سے آ رہے ہیں اور وہ فارنرز ہیں, تو ہم ان کو لیز پہ جگہ دیں گے. لیز کے لیے ہم نے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ بورڈ نے منظور کیا, اس کے مطابق کریں گے. اور جو سیل کا ماڈل ہے وہ ڈفرینٹ ماڈل ہے. لیز کے ماڈل کے اندر ہم 66 ایئر لیز کر رہے ہیں اور این ادر ایکسٹینڈیبل ٹو 33 ہے, یعنی کہ 100 سال کی لیز کریں گے اس کو. ٹھیک ہے سر. وہ اس لیے کہ تاکہ جو ماڈل پوری دنیا کے اندر لیز کا ہے اس کو بھی دیکھا جائے, اپنی زمینوں کو تھوڑا سا سیف بھی کر سکیں, اور تمام جنہوں نے ابھی تک فورن انویسٹمنٹ کے تحت زمینیں لے چکے ہیں اور وہ پرچیز کر چکے ہیں وہ ایز اٹ از ہی رہیں گی. لیکن نئی پالیسی یہ ہے کہ ہم لیز بھی دیں گے اور سیل بھی دیں گے. سیل ہمارے لوکل کے لیے ہے, وہ آئیں اپنی جو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے اندر اس وقت فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں جو کھلی کچہری اوپن کورٹ لگایا گیا ہے, اس میں فیصل آباد کے صنعت کاروں کی, سرمایہ کاروں نے جنہوں نے یہاں پر انویسٹ کیا ہے ان کی بڑی تعداد. شراز بٹ, شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں, ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر جیب تراشی اور مسافروں کا سامان چوری ہونے پر ریلوے انتظامیہ کا بڑا فیصلہ. ریلوے اسٹیشن کے اندر سے مسافروں کو پک کرنے کے لیے ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیورز کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. مبشر حسن نقوی سے مزید جان لیتے ہیں. جی مبشر, بتائیے گا. جی بالکل, ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر اسٹیشنز پر مسافروں کا سامان چوری ہونے, غائب ہونے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیب تراشی کے واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جس پر ریلوے اسٹیشن انتظامیہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے. ریلوے اسٹیشن کی حدود میں کسی بھی جو ٹیکسی ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ مسافروں کا سامان جو ہے وہ اسٹیشن کی حدود کے سے باہر ہی جمع کریں گے, مسافروں کو اسٹیشن کی حدود کے باہر سے ہی وہ لے کر آئیں گے اور باہر ہی اتاریں گے, اور اگر کوئی بھی ڈرائیور جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیشن پر جیب تراشی کے واقعات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہ پورا ایک گروہ ہے جو مختلف مقامات سے ٹرینوں میں بیٹھتا ہے اور مقدس مقامات پر جا کر جیب تراشی کرتا ہے, جس پر ان جیب کتروں کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. ریلوے اسٹیشن پولیس نے یہاں پر جو باقاعدہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا ہے, جو یہاں پر آ کر پولیس اہلکار جو ہیں وہ ایسے افراد کی اب تلاشی بھی لیتے ہیں جو ان کو مشکوک نظر آتے ہیں. تاہم انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کو واقعات رپورٹ ہوئے کہ ایسے گروہ بھی کام کر رہے ہیں جو بلیک میں ٹکٹ فروخت کرتے ہیں اور جو ان کے پاس جعلی ٹکٹیں ہوتی ہیں, جس سے مسافروں کو خاصا نقصان. شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں, مہنگی بجلی کے باعث سولر سسٹم کا رجحان بڑھنے لگا. سولر سسٹم کے تحت بجلی استعمال کرنے والوں سے متعلق اہم خبر سامنے آ گئی. فیسکو نے سولر صارفین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر پرائیویٹ پرچیز کی اجازت دے دی. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس, بتائیے. جی بالکل, مہنگی بجلی کے پیش نظر جو ہے وہ سولر سسٹم کے تحت بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے, جس کے پیش نظر فیسکو کی جانب سے اہم فیصلہ
इख्तियार किया गया है और सोलर पैनल सार्फिन को प्राइवेट मीटर्स खरीदने के हवाले से जो है वो इजाज़त दे दी है। फेस्को में सैकड़ों सार्फिन की जानिब से दरख्वास्तें दी गई हैं सोलर पैनल मीटर के लिए, ताकि सोलर पैनल से बिजली पैदा की जा सके और महंगी बिजली से छुटकारा हासिल किया जा सके। इससे मुतल्लिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सैकड़ों मीटर्स की दरख्वास्तें देने वाले सोलर पैनल सार्फिन को जो है वो बड़ी सहूलत फराहम की गई है। सार्फिन जो है वो किसी भी निजी कंपनी से प्राइवेट तौर पर मीटर परचेज करके जो है वो मुतल्लिका डिवीज़न दफ्तर से एनओसी लेकर मीटर लगवा सकते हैं। हर मुतल्लिका डिवीज़न जो होगी वो सोलर पैनल सार्फिन को जो है वो मीटर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में एकेडमिक काउंसिल का अहम इजलास में नए एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के निसाब और डिग्री के इजरा बारे इकदाम के हवाले से लाएमल तय किया गया। इसी पर बात करते हैं, अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अवैस, आगाह कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एकेडमिक काउंसिल के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की है। इस वर्ष वाइस चांसलर मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। इसे बताइएगा एकेडमिक काउंसिल के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से बताइएगा जो नए प्रोग्राम जो शुरू किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। वो रिकमेंडेशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स में एमफिल प्रोग्राम्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ज़ूलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंड सो ऑन। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें एमफिल प्रोग्राम्स के करिकुलम की अप्रूवल दी गई, कि जो करिकुलम डिज़ाइन किए गए थे। और इनके अलावा कुछ प्रोग्राम्स के अंदर पीएचडी प्रोग्राम्स की अप्रूवल दी गई, उनके करिकुलम की अप्रूवल दी गई, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अप्रूवल दी गई। इसी तरह एग्जामिनेशन रूल्स की अप्रूवल दी गई कि मिड टर्म, फाइनल टर्म, सेशनल मार्क्स, प्रैक्टिकल्स, इसके कितनी वेटेज होगी। फिर डिसिप्लिनरी रूल्स की, हॉस्टल रूल्स की। तो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव थी। और फिर डिग्री डिज़ाइंस कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की डिग्री का डिज़ाइन क्या होगा, और इसी तरह उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन। शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नए तैनात होने वाले डीपीओ चिन्योट आमिर खान न्याजी का प्रेस क्लब चिन्योट का दौरा, ओहदेदारान मेंबरान से मुलाकात की। इस वक्त वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मेरा नाम कैप्टन आमिर न्याजी है। मैं अभी 10 दिन पहले डीपीओ चिन्योट पोस्ट हूँ। उससे पहले मैं मुल्तान में था एज एन एसएसपी ऑपरेशन, और उससे पहले एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले मैं शेखुपुरा में, और उससे पहले मैं इस्लामाबाद में पोस्टेड रहा हूँ। तो एक तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे होस्ट किया, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं प्रेस क्लब में तमाम अपने साफ़ी भाइयों से मुलाकात करूं। आपका और हमारा ताल्लुक़ बड़ा क्लोज़ होता है, और हमारा पर्पस भी एक ही है जिसमें माशरे की इस्लाह है। और मैं इस चीज़ में मतलब आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होगी कि हम कैसे इस मसाइल को, एक तो जो आप उजागर करेंगे उनको हम ठीक तरीके से डील कर सकें और उनको हल कर सकें। प्लस एक जो पॉजिटिव हमारे शहर का, ये चिन्योट भी मेरा भी शहर है, तो हम जो इसका एक अच्छा फेस प्रेजेंट कर सकें, वो इसी तरह होगा कि हम मिलजुल के काम करें और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनका जो वर्केबल और अच्छा सलूशन है वो फाइंड आउट करें। तो मी बीइंग दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, इस चीज़ का मेरे जहन में बड़ा क्लियर है कि हमने ओवरऑल एक जो अमन अमान और सिक्योरिटी और एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाना। उसमें अभी मैंने कुछ चीज़ें देखना शुरू कर दी हुई हैं। ज़ाहिर है चीज़ एक ऑफिसर आता है तो ही हैज़ टू पुट इन सम टाइम। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। ये इंटरेक्शन भी इसीलिए मैंने रखा है कि आपको मेरे बारे में पता लग जाए, मैं भी तमाम अपने भाइयों से ज़रा मुतारिफ़ हो जाऊँ, ताकि फिर हमें नेक्स्ट जो आगे कोर्स ऑफ एक्शन है या आगे जो टाइम हमने गुजारना है तो हमें एक दूसरे का पता हो। मेरी ये अवलिन तरजीह ये होती है कि हम प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसका स्पीडी रेमेडी। मैं आगे बढ़ें और आपको बताएं, वजीर आजम के मुर्गी पाल मंसूबे के तहत झंग में 380 यूनिट तकसीम किए गए। फी यूनिट की कीमत 1140 रुपए रखी गई है। इसी पर बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम।
جی وزیر اعظم کے منصوبہ کے تحت جھنگ کے شہریوں میں دیسی مرغیاں تقسیم کی جا رہی ہیں جو کہ 1050 روپے کا یونٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں جھنگ کے شہریوں میں مجموعی طور پر 380 یونٹ تقسیم کیے جائیں گے، جس میں تحصیل جھنگ میں 100 یونٹ، 18 ہزاری میں 100 اور احمد پور سیال میں 100 یونٹ، جبکہ شورکوٹ کے اندر 80 یونٹ جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ جھنگ کے اندر تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ڈاکٹر محمد ماجد حفیظ نے یہ جو تقسیم کی ہے مرغیاں، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد صاحب بتائیے گا، مرغیوں کی تقسیم شروع کر دی ہے، آپ کس طرح میک شور کریں گے کہ یہ لوگ ان کا خیال بھی رکھیں، ان کی حفاظت بھی کریں اور ان کو جو وزیر اعظم کا مشن ہے اس کے تحت پالیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ڈاکٹر محمد ماجد حفیظ ہے، میں ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک تحصیل جھنگ ہوں۔ تو آج سر آپ نے جیسے دیکھا آپ کی آنکھوں کے سامنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم نے آج مرغیاں تقسیم کی ہیں۔ 100 یونٹس جو ہیں آج تحصیل جھنگ میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، جو کہ لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ ایکچولی یہ جو ہیں کامیاب امیدوار بیلوٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ، اور بہت شفاف قسم کی بیلوٹنگ تھی، اس کے بعد ان کا نام آیا، پھر ان کو کال کی گئی اور آج مرغیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ 70% جو ہے وہ انہوں نے پیسے دینے اور 30% گورنمنٹ نے سبسڈی دینی ہے۔ تو 1050 روپے میں یہ 1150۔ وسیم شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مالیہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں افسران و ملازمین کے اعزاز میں تقریب، تعریفی سرٹیفکیٹ دیے اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے۔ جی رضوان۔ بالکل کووڈ-19 کے دوران فرنٹ فٹ پر لڑنے والے محکمہ صحت کے ملازمین میں آج چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف MN ریاض فتیانہ کی جانب سے اپریسیشن سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ہیں اور پولیو کی آگاہی کے حوالے سے واک بھی کیے۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں فتیانہ صاحب، بتائیے گا CO ہیلتھ MS سمیت دیگر افسران آپ کے ہمراہ ہیں، آج آپ نے واک بھی کیا، کیا کہیں گے؟ کووڈ کے دنوں میں جو ہے ہر بندہ جو ہے اپنے گھر میں محدود ہو گیا تھا، لیکن محکمہ صحت کے ملازمین جو ہمہ وقت کوشاں تھے، ان کے لیے کچھ الفاظ بیان کیجیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں 2 ادارے ایسے ہیں، ایک تو فوج جنہوں نے ہمیشہ ملک کا دفاع کیا ہے، اور دوسرا ہیلتھ سیکٹر جنہوں نے اپنی زندگی ہتھیلیوں پہ رکھ کے کووڈ-19 کے پینڈیمک کے موقع پہ جب دنیا سہمی ہوئی، خوف زدہ تھی، والدین بچوں کو ہاتھ لگانے سے بھی گھبرا رہے تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا اور بہت سارے ہمارے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس اور نرسز شہید ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ہیروز ہیں ریئل معنوں میں۔ آج انہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں، اپریسیشن سرٹیفکیٹس، اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم اور حوصلہ افزائی کریں۔ یقیناً ہیلتھ سیکٹر میں ہماری جو کمٹمنٹ ہے اور جو کیپیسٹی ہے وہ کسی بھی دوسرے مہذب ملک سے کم نہیں ہے، اور یقیناً ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور پورے ہیلتھ سیکٹر نے پروو کیا ہے کہ مشکل وقت آنے پہ یہ قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل پولیو مہم کے حوالے سے کچھ کہیے گا، پاکستان میں پولیو کے رضوان شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کمالیہ میں محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام فارسٹ پارک میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودے لگائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد، SDO جنگلات راشد محمود، وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مہر فیاض فتیانہ، رانا مبشر سمیت دیگر نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔